हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं, मैटर एंड नॉन मैटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत कुछ नया आपको पता चलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी पड़ता है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग देखेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, मेटल और नॉन मेटल। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। जैसे कि क्लास 9th में आपने ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। हमने ये देख लिया है कि हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्लासिफाइड कर देते हैं, बीच में डिवाइड कर देते हैं, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन आवर डेली लाइफ। व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज नॉन मेटल एंड मेटल्स? हाउ are these properties related to the uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. अब थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में ही पढ़ना है यहाँ पे हमें क्लास 10th में। फर्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें भी हम लोग पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल की देखेंगे। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे आसान होता है अगर हम इसकी देख के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ दिख जाएं, जैसे स्टेट, कलर, साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप देख के आराम से ऐसे ही बता सकते हो। हम बोल रहे हैं कि अगर सॉलिड चीज़ों को अलग कर दो तो आप सॉलिड चीज़ों को बहुत आराम से देख के अलग कर सकते हो। वो सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी सब्सटेंस को कैटेगराइज करना है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही कैटेगराइज कर दो तो बहुत आसान पड़ जाता है। आप देख के कैटेगरी में डाल सकते हो। अब हम लोग थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं 3.1 से लेके 3.6 तक, जिसमें हमको कुछ मेटल्स कलेक्ट करने हैं और उसके बाद एक्टिविटी करनी है। अब जैसे एक्टिविटी 3.1 कह रही है, कुछ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल ले लीजिए। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। सबके सैंपल के अपीयरेंस को नोट करिए, अच्छे से देख लीजिए कि कैसा उसका अपीयरेंस है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब उसके बाद उस पर थोड़ा सैंड पेपर को रब करिए और फिर से उसका अपीयरेंस अच्छे से देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स होंगे, जब आप इस पर सैंड पेपर रब कर दोगे तो आपको कुछ शाइनी शाइनी से दिखेंगे। जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेटालिक लस्टर। लस्टर मतलब शाइन, जो उसकी नेचुरल है, जो आपने नहीं दी है, कोई किसी ह्यूमन ने नहीं दी है, जो खुद से उसकी शाइन है, उसको मेटालिक लस्टर बोला जाता है। क्योंकि मेटल्स की शाइन है इसलिए मेटालिक, और लस्टर मतलब शाइन। ठीक है, जिसकी सरफेस पे अपने आप से किसी ने किसी भी वजह से नहीं दी है, कहीं से भी और एक्स्ट्रा नहीं आई है, जिसकी सरफेस पे खुद से नेचुरली शाइन है, उसको बोला जाता है मेटालिक लस्टर। और ये लगभग मेटल्स में होती ही होती है। एक्टिविटी 3.2 हमें कह रही है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब की कुछ सैंपल को कलेक्ट कर लीजिए। अब इसको नाइफ से कट करने की कोशिश करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करिए। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग। अब जो सोडियम मेटल है उसको एक टोंग से हेल्प से आप पकड़ने की कोशिश करिए। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। सोडियम मेटल को बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, वो हवा से रिएक्ट करके फटाफट उसमें आग लग जाती है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ। उसको नाइफ से कट करने की कोशिश करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखो, ये आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल है हमारे, सोडियम भी मेटल है हमारा। तो आप ये देखोगे कि बाकी सारी जो आयरन, कॉपर,
एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, ये सब तो नहीं कटेगा आपका नाइफ से, बट सोडियम कट जाएगा। एक सोडियम कट रहा है, बाकी सारे नहीं कट रहे हैं। मतलब ऑन द जनरल कह सकते हो कि जितने भी मेटल्स हैं आपके, वो जनरली हार्ड होते हैं, और ये हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी कर सकती है। मतलब हो सकता है एक मेटल ज़्यादा हार्ड हो सकता है दूसरा मेटल थोड़ा कम हार्ड हो, बट हार्ड वो भी होगा, नाइफ से नहीं कटता। सिर्फ एक सोडियम ऐसा एक्सेप्शन है जो नाइफ से कट जाता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 हमारी कहती है टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। अब प्लेस एनी वन मेटल ऑन द bulk of iron and stick it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? अब आपने इसको आयरन के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर हैमर से बहुत बार मारा, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? और यही एक्टिविटी आपको सारे मेटल्स के साथ करनी है। जब आप उसको मारोगे तो धीरे 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 पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा। आप एक बार मारोगे, 2 बार मारोगे, 3 बार मारोगे, वो धीरे धीरे पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट होने जाएगा। जब मेटल्स ऐसा प्रॉपर्टी शो करे कि वो कन्वर्ट होने लग जाए शीट्स में, पतली शीट्स में, टूटे नहीं बल्कि शीट में फैलने लग जाए, तो इसको बोला जाता है मेलेबिलिटी। और आपको पता है गोल्ड और सिल्वर बहुत मेलेबल मेटल्स होते हैं, तभी तो इनकी ज्वेलरी बनती है। पतली पतली, कितनी पतली पतली ज्वेलरी बनती है, बहुत अच्छी सी ज्वेलरी बनती है। एक्टिविटी 3.4 हमारी कहती है लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव यूज इन डेली लाइफ। अब जो वायर्स आप यूज़ करते हो घर में, तार, उसको लिस्ट करना है। The ability of metals to be drawn into thin wire is called ductility. अब जो metals होते हैं इनको आप पतले पतले वायर्स में जैसे चेंज कर सकते हो, ये जो प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती है इसको बोला जाता है डक्टिबिलिटी। वो टूटे नहीं, वो पतले पतले तार में कन्वर्ट हो गए। और गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टेबल मेटल है। You will surprised to know that the wire of about 2 kilometer length can be drawn in फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 मीटर की लंबी तार आप लेंथ की बना सकते हो। 2 मीटर लंबी इतनी बड़ी तार बना सकते हो सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और इतने ये मेटल्स हमारे डक्टेबल होते हैं, मेलेबल होते हैं, इसीलिए हम इसको अपने अकॉर्डिंग के शेप्स दे पाते हैं जैसे भी हमें ज़रूरत होती है। अब आप जानते हैं जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो भी मेटल से बने होते हैं। जो मेकिंग वेसल्स होते हैं, कोई भी बनाने के लिए वेसल्स होते हैं, वो भी हमारे मेटल से ही बने होते हैं। बट क्यों वो मेटल से ही क्यों बने होते हैं? एक्टिविटी 3.5 हमारी कहती है आपने एल्युमिनियम और कॉपर वायर ले लिया। क्लैप दिस वायर ऑन द स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। जैसे फिगर में दिखा है वैसे आपने लगा दिया। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स की हेल्प से आपने एक तरफ फिक्स कर दिया। हीट द वायर विद अ स्ट्रिप लैम्प, candle or burner near the place where it is clapped. What do you observe after some times? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। अब देखो आपने एक कोने पे अपनी वैक्स को फिक्स कर दिया है, तो आप थोड़ी देर बाद ये देखोगे कि आप आग तो काफ़ी पीछे लगा रहे हो, मतलब गर्म तो काफ़ी पीछे कर रहे हो, बट ये धीरे धीरे वैक्स भी पिघलने लग गई। यानी सीधी बात यह है कि जो आप गर्मी इस साइड इस कोने पे दे रहे हो वो धीरे धीरे जाके उधर भी मिलने लग गई है, और उसकी गर्माहट, उसकी हीट आपकी इस कोने तक आ गई, तभी तो आपका वैक्स पिघलने लग गया। तो अगर इसका मतलब एक तरफ आप हीट कर रहे हो तो हीट दूसरी तरफ भी जा रही है। मतलब ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट, और पिघला भी नहीं। आपका जो मेटल आपने लगाया था उनको वो पिघला भी नहीं, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्कुरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर है, पर अगर लेड और मर्कुरी को कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में ये पुअर हैं, बट ये भी अच्छे हैं।
अब ये क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी को भी कंडक्ट करते हैं, तो इसकी एक एक्टिविटी इन्होंने दे दी है 3.6। इसमें देखो इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है फिगर 3.2 में। प्लेस अ मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। अब इन्होंने ऐसे पूरा टर्मिनल बना दिया है। डज द बल्ब ग्लो? अगर आपका बल्ब ग्लो कर गया तो यानी ये कंडक्टर आपका अच्छा है, मेटल है जो गुड कंडक्टर है, और अगर नहीं कर रहा है तो ये बैड कंडक्टर है। You must have seen that a wire that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride or a rubber like material। एक ऊपर कोटिंग होती है जिसको हम पीवीसी बोलते हैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में, ये रबर की कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मेटल वायर्स होते हैं उसको ऐसी क्यों कोटिंग दी जाती है? ये ऐसी कोटिंग इसलिए दी जाती है ताकि अंदर जो मेटल वायर्स हैं वो तो भैया बहुत अच्छे कंडक्टर है, उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फटाफट पास हो जाएगी। जो ऊपर से ऐसी कोटिंग दी जाती है ताकि हम लोग अगर गलती से मेटल वायर्स को छू लें तो हमें बिजली ना लगे। ऊपर रबर की कोटिंग है या पीवीसी है, ये बहुत बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इसलिए जब हम लोग कभी झटके से अगर गलती से छू भी लेते हैं तो हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी लग जाए ये ज़रूरी नहीं है, जब कहीं से तार कटा होता है तब लग जाती है। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जब उनको किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाता है, इसीलिए इन मेटल्स को सोनरस बोला जाता है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। सोनरस बोला जाता है, इसलिए जो स्कूल की बेल्स होती है वो मेटल से ही बनी होती है ना। नेक्स्ट नॉन मेटल। अभी तक हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब एग्जैक्टली यही सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने मेटल्स की देखी हैं, पढ़ी हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी देखेंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उल्टी हो जाएंगी। अब देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने देखो प्रीवियस क्लास में ये पढ़ लिया था कि नॉन मेटल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया था और थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी मेटल्स के साथ कर लिया था। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड में होते हैं या तो गैसेस में होते हैं, इन्हीं दोनों फॉर्म में होते हैं। बस हमारे पास एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो एक लिक्विड फॉर्म में भी होता है, यानी ब्रोमीन हमारा एक्सेप्शनल केस है भैया, ये सबसे अलग ही रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, डू नॉन मेटल्स हैव ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? अब फाइंड आउट करना है। ये भी जो सारी हमने एक्टिविटीज 3.1 से लेके 3.4 तक करी है और 3.6 करी है मेटल्स के लिए, अब ये सारी एक्टिविटी हम लोग नॉन मेटल्स के लिए करेंगे सारी, और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, ठीक है। अब देखो हमने सारी एक्टिविटी कर ली, ऑब्जर्वेशन नोट कर ली, तो उस बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की, अब हम लोग उनको कंपेयर भी कर सकते हैं अच्छे से। बट हम खाली एक फिजिकल प्रॉपर्टी देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेटल होता है कौन सा नॉन मेटल होता है। ऐसा क्यों? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसमें है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्कुरी एग्जिट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट एक हमारे पास मर्कुरी ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बट गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने एक्टिविटी 3.5 में देखा कि सारे मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक गैलियम एंड सीजियम ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये मेल्ट कर जाते हैं, अगर हम इनको सिर्फ अपने हाथ पे रख लें तो भी ये मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट इसके पास भी बहुत अच्छी शाइन होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना मेटल्स के पास होती हैं, वैसे आयोडीन जो एक नॉन मेटल है उसके पास भी बहुत अच्छी शाइन होती है। मतलब देखो यहाँ पे कितने सारे एक्सेप्शंस चल रहे हैं, कितनी सारी अलग चीज़ें चल रही हैं। अगर आप खाली आयोडीन की शाइन को देखो तो आप ये फटाफट तुरंत ही कह दोगे कि ये मेटल है, क्योंकि हमारे मेटल से ही शाइन करते हैं। बट नहीं, आयोडीन एक नॉन मेटल है बट उसके पास शाइन होती है,
ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है, बट वो बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम एलोट्रोप बोलते हैं। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे एक एलोट्रोप है, ये सारे एक फॉर्म है कार्बन के। और डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो अभी तक हमें पता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और जबकि हमने देखा था कि मेटल्स सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट यहाँ पे क्या बात आई, डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और हमने पढ़ा था कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और एक गुड कंडक्टर है। अल्कलाई मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटीज़ भी लो होती हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती हैं। एलिमेंट्स can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties. अब हमने physical properties पढ़ ली, but हम थोड़ा सा confuse हो गए कि एक्सेप्शन चल रहा है हर चीज़ में ना। अब कहीं मेटल्स बता रहा है कि लस्ट्रस होते हैं, तो हमें आयोडीन भी मिल गया जो नॉन मेटल है, उसके पास भी शाइन है। हमने ये देखा कि मेटल्स तो वैसे तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट हमने ये भी देख लिया कि गैलियम एंड सीजियम है, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मतलब अगर हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम क्लासीफाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब इसी क्लासिफिकेशन को और क्लियरली समझने के लिए हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया, जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.8 हमारी कहती है एक मैग्नीशियम रिबन लो उस एंड सल्फर पाउडर ले लिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न कर दिया और उसका ऐश जो है वो कलेक्ट कर लिया और पानी में घोल दिया। टेस्ट द रिजल्ट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दोनों का रिजल्ट आपने चेक कर लिया, रेड लिटमस का भी, ब्लू लिटमस का भी। अगर आप लिटमस पेपर से चेक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। अब सेम चीज़ आपने सल्फर पाउडर के साथ भी करी। सल्फर पाउडर को बर्न किया और उसका जो फ्यूम्स थे उसको एक बर्निंग उसमें टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। जो उसके फ्यूम्स थे वह हम लोग ऐश कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग फ्यूम्स कलेक्ट कर रहे हैं। उसको थोड़ा पानी के साथ घोल दिया, अच्छे से मिला दिया, और इसको हमने रेड और ब्लू लिटमस के साथ चेक करा, तो हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब उनको हम पानी के साथ घोलते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब उनको पानी के साथ घोलते हैं। You have learned more about these metal oxide in next session. Next है हमारा chemical properties of metal. अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पहले मेटल के बारे में, फिर नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल के बारे में 3.2.1 से लेके 3.2.4 तक पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ सैम्पल्स आप कलेक्ट कर लीजिए मेटल्स के, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। फर्स्ट हमारा 3.2.1 सेशन कहता है व्हाट हैपन व्हेन एलिमेंट्स या मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब हवा में इसको बर्न किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया इसमें देखो एक्टिविटी 3.8 में हमने किया भी था, मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया था तो डेजलिंग वाइट फ्लेम हमें मिल रही थी। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। सारे मेटल्स इसी वे में रिएक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक्टिविटी 3.9 स्टार्ट करी। ये कह रहा है कि hold any of the sample taken above with a pair of tongs and try burning with a flame. Repeat with other metal samples. आपने कोई एक मेटल का सैंपल ले लिया, उसको पेयर ऑफ टोंग से हेल्प से पकड़ लिया और उसको बर्न करिए। अब यही जितने भी सैंपल आपके पास इकट्ठा हैं वो सारे सैंपल्स के साथ ये रिपीट करिए। जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है, जो भी चीज़ें मिली हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। ठंडा होने दीजिए। अब आप कुछ चीज़ों का जवाब खुद से भी दे सकते हैं कि क्या सारे मेटल्स जितने भी आपने बर्न किए वो आराम से बर्न हो गए, ईजिली बर्न हो गए।
उसका जो फ्लेम निकला, जैसे मैग्नीशियम में हमें डेजलिंग वाइट फ्लेम मिला था, तो क्या सारे मेटल्स के फ्लेम का कुछ कलर था? मेटल सरफेस कैसी दिख रही है जलने के बाद, और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, ये भी अरेंज करना है। नेक्स्ट, क्या जो प्रोडक्ट आपको मिला है, जो ऐश मिली है, वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है? तो हमने हमारा जो भी एक्टिविटी की उससे हमें ये पता चला कि सारे मेटल्स जो हैं वो आराम से जल जाते हैं। जलने से पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को जब हम एयर में गर्म करें तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया? कार्बन ऑक्साइड बनाया, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड होता है, ब्लैक कलर का होता है। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। एल्युमिनियम को जब ऐसे ही सेम वे में किया तो वो उसने एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। Recall from chapter 2 how copper oxide react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने चैप्टर 2 में देखो पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा था। मेटल ऑक्साइड जो भी हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने एक्टिविटी कर ली है ऊपर। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड shows some acidic as well as basic behavior। जो ये एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, ये कुछ एसिडिक कुछ बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटोबिक एसिड ऑक्साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटोबिक ऑक्साइड्स क्या होता है? जो हमारा एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए और हमें सॉल्ट और वाटर दे दे। देखो हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, बट यहाँ पे कुछ मेटल ऑक्साइड्स हमारे ऐसे हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और हमें सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। जैसे ये Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स AlCl3 H2O, ये दोनों मिल गया। AlCl3 हमारा सॉल्ट है और वाटर है। नेक्स्ट हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया। NaOH हमारा एक बेस है। Al2O3 प्लस NaOH गिव्स NaAlO2 प्लस H2O। ये हमारा NaAlO2 ये भी हमारा एक सॉल्ट है और वाटर तो मिल ही रहा है। Some metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis। कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो तो एकदम पानी में घुलते भी नहीं हैं, बट कुछ हमारे घुल जाते हैं और वो जब घुल जाता है तो उनको एल्कलाइज बोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज। जैसे देखो Na2O प्लस H2O गिव्स NaOH या K2O प्लस H2O गिव्स KOH। अब हमने एक्टिविटी 3.9 में ऑब्जर्व किया कि सारे जो मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ धीरे रिएक्ट करेंगे, कुछ जल्दी रिएक्ट करेंगे। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। सबकी रिएक्टिविटी अलग होगी, कुछ जल्दी रिएक्ट कर लेगा, कुछ धीरे करेगा। जैसे पोटेशियम एंड सोडियम है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, इनफैक्ट वो इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे कि आप उनको हवा में ऐसे ही रखोगे तो वो उसमें आग लग जाती है। इसलिए उसको हम लोग इस चीज़ से बचाने के लिए उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ऑयल में रखोगे तो उसमें हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो उसमें आग नहीं लगेगी। इसलिए पोटेशियम एंड सोडियम जो होता है, कभी आप लैब में चेक करना, उसको हमेशा ऑयल में डुबा के रखा जाता है। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, जितनी भी मेटल्स की सरफेस होती है जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सारी होती है, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड्स की। इनके ही ऑक्साइड्स की पतली सी लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में नहीं रह जाएंगे। अगर आपने मैग्नीशियम ऐसे ही रखा है तो वो धीरे धीरे उसके ऊपर पतली सी लेयर चढ़ जाएगी, वो प्योर नहीं रखा रहेगा। टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मैटर फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है इसके बाद और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो प्रोटेक्ट भी कर देती है, एक तरह से कह सकते हैं।
Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. जो आयरन होता है उसको हीट करने से वो नहीं जलता है, बट आयरन के पतले पतले फिलिंग्स ले लो, आयरन फिलिंग्स ले लो, वो बहुत आसानी से जल आ जाती हैं. कॉपर भी नहीं जलता है, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. सिल्वर एंड गोल्ड ये बिल्कुल भी हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे जितना हाई टेम्परेचर हो. तभी तो हम लोग इनकी ज्वेलरी बना के यूज़ करते हैं. अगर ये हवा के साथ रिएक्ट करते तो हम लोग कैसे इनकी ज्वेलरी बना सकते हैं. After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is most reactive of the sample of metals taken here. Sodium सबसे ज़्यादा reactive होता है. The reaction of magnesium is less vigorously, implying that it is not as reactive as sodium. अब जो मैग्नीशियम रिएक्ट किया वो इतनी जल्दी नहीं किया जितना सोडियम किया, तो हमें ये पता चल गया कि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper and lead. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का आगे चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, एंड वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर लूँगी. सो डोंट वरी. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.